श्रोताओं, मानव दिमाग की चाह होती है अच्छा महसूस करना, खुशी और आनंद पाना, तनाव दुख दर्द से छुटकारा पाना, और इस उम्मीद में हम कई रसायनों या नशे का सेवन शुरू कर देते हैं जो हमारी आदत बन जाते हैं। आज मानव समाज इस दौर में है जब छोटे बच्चे, किशोर और युवा इस लत का शिकार होते जा रहे हैं। क्या मनोदशा रहती है, वो कैसा महसूस करते हैं, क्या उन्हें रोका जा सकता है? आज इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे मनोचिकित्सक डॉक्टर अनंत राठी से। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे नशा क्या होता है और हमारे एरिया में इस समय कौन कौन से नशे प्रचलन में हैं? देखिए, कोई भी ऐसा पदार्थ जो व्यक्ति के मूड को, उसके थॉट्स को यानी उसके विचारों को और उसके बिहेवियर को प्रभावित इस तरह करे और वह व्यक्ति ये जानते हुए भी कि वह जो पदार्थ वो ले रहा है वो उसके लिए नुकसानदेह है, फिर भी वो उसको बार बार लेने के लिए मजबूर हो या प्रेरित हो जी, वो ऐसा पदार्थ नशा कहलाता है। और आजकल जो नशा चल रहा है वो हमारे समाज का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। हम अगर आज से 50 साल पहले की या 20 साल पहले की बात करें तो हमारे एरिया के अंदर भांग या शराब या गुटखा, तंबाकू इसका सेवन ज़्यादा चला करता था। लेकिन अब की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में पूरी तरह से नशे का जो प्रचलन है वो बदल सा ही गया है। अब ड्राई नशे यानी सूखे नशों की तरफ हमारा समाज बढ़ रहा है। जी, इन ड्राई नशों में क्या क्या आता है, जैसे स्मैक, जो एक वाइट या ब्राउन शुगर जैसा पाउडर होता है जिसको कि युवा एल्यूमिनियम की फॉयल पेपर पर रख कर लाइन बना करके नीचे से उसको आग से गर्म करके धुआं बना के खींचता है। या एमडी का पाउडर आता है, ये एक केमिकल है मैथेम्फेटामिन, जिसका कि टैबलेट्स आया करती थी पहले मेडिसिनल यूज के लिए, लेकिन उसको बाद में बैन कर दिया गया। लेकिन इलीगली ये अभी भी आ रही है और इस पाउडर को आज का युवा पान मसाले के अंदर मिक्स करके और उसका सेवन कर रहा है। तीसरा जो ड्राई नशा अभी बहुत तेजी से बढ़ा है वो है गांजे का नशा। जी हाँ दोस्तों, गांजा भी एक जो भांग का पौधा होता है, कैनबिस प्लांट, उसी से मिलता है। लेकिन इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है, जो नशा करता है, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, उसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है। और इसको वो सिगरेट के साथ मिक्स करके या व्हाइट पेपर के अंदर रोल करके और फिर जला करके सिगरेट की तरह इसको खींच रहा है। तो ये तीन जो मुख्य तौर पे स्मैक या चिट्टा, एमडी और गांजा, ये ड्राई नशे इन दिनों बढ़ रहे हैं। और चौथा नशा जो बढ़ रहा है बहुत तेजी से वो है मेडिकल नशा। बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो दर्द को कम करने के लिए या अगर किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है तो उसको नींद दिलाने के लिए दी जाती हैं, लेकिन वह व्यक्ति उस दवा का बिना चिकित्सकीय परामर्श के अत्यधिक मात्रा में लंबे समय तक सेवन करना शुरू कर देता है और उसका शरीर उसका आदी बन जाता है। तो ये जो मेडिकल नशा है ये भी उतना ही तेजी से बढ़ रहा है और शराब और ये इन सब चीजों का सेवन पहले की अपेक्षा कम होता जा रहा है। जी। तकनीकी विज्ञान और इस सूचना के दौर ने नशे की जो वैरायटी है उसको बढ़ाया है। तमाम पाबंदियों के बावजूद या हमारे सामाजिक ढांचे के बावजूद आज का युवा नशे की तरफ क्यों आकर्षित हो रहा है और नशे की लत क्यों पड़ती जा रही है? हाँ, ये बड़ी चिंता का विषय है कि आजकल जो नशा है वो हमारा देश का युवा कर रहा है, जिसके कंधे पर हमारे देश का भविष्य टिका हुआ है। तो ये जो युवा है ये नशे की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं, इन कारणों को हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है ताकि उनको रोका जा सके। जी, सबसे पहले तो ये हमें समझना है कि युवा अवस्था जो होती है वो एक बहुत ही थ्रिल सीकिंग फेज होती है। उसमें वो हर चीज को एक्सप्लोर करना चाहता है, महसूस करना चाहता है, यूज करना चाहता है। अब एक बच्चा जो 15-16 साल का है उसको आकर के उसका सहपाठी कहता है कि कल रात को मैं डिस्को में गया था या मैं उस जगह गया था और वहां मैंने गांजे की सिगरेट पी और मुझे इस तरह महसूस हुआ जैसे मैं इस दुनिया में हूं ही नहीं, मैं कोई अलग ही दुनिया के अंदर हूं। बहुत अच्छा म्यूजिक चल रहा है, मेरा दिमाग बहुत रिलैक्स हो गया, मुझे ऐसी नींद आई जैसी मुझे कभी भी नहीं आई। अब जो बच्चा नशा नहीं लेता वो इस वर्णन को सुनता है तो उसके मन में भी वो एक फीलिंग होती है कि मैं भी इस चीज को एक्सप्लोर क्यों ना करूं। जो हेवनली एक्सपीरियंस इसने लिया है, जो एंजॉयमेंट इसने लिया है, जो मजा इसने लिया है जिंदगी का, जी, वो मजा मैं भी क्यों नहीं लेकर के देखूं। तो वो इस तरह से उस थ्रिल सीकिंग बिहेवियर या एक्सप्लोर करने के बिहेवियर के कारण उसको शुरू करता है और फिर वो
नशा करने के बाद थ्रिल करते हैं, जैसे आपस में रेस लगाएंगे, कौन बाइक तेज चलाता है, कौन कितनी ज्यादा सिगरेट एक साथ पी लेता है, इस तरह थ्रिल सीकिंग बिहेवियर वो यूज करते हैं। जनरली नशा शुरू पीयर प्रेशर की वजह से होता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप जाकर के बाजार से सिगरेट पीना या अल्कोहल की बोतल लेना नहीं शुरू करेगा, उसको कोई ना कोई प्रेरित करेगा, पहली बार पिलाएगा और अपने उस एक्सपीरियंस को इस तरह से बयां करेगा कि वो जो सुनने वाला है वो इस तरह महसूस करता है कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज है जिससे मैं वंचित ही रह रहा हूं अभी तक, और मुझे भी इसको इस्तेमाल करके देखना ही चाहिए। तो उस उत्सुकतावश वो उसको लेना शुरू कर देता है। उसके बाद जो अभी जो नशा बढ़ रहा है वो है ड्राई नशे, और ये नशे जो है उसके घर के आसपास ही उपलब्ध हैं। जी। पड़ोस की पान की दुकान पे, दूध की डेयरी पे, गांजे वाली सिगरेट, एमडी वाला पान मसाला आराम से उपलब्ध है। वो लोग पहचानते भी हैं कि कौन नशा करता है, वो व्यक्ति जाके खड़ा भी हो जाए तो अपने आप उसको सामान दे देते हैं। उपलब्धता बहुत बड़ी है। यहां तक कि अपने एरिया में तो इस तरह के रैकेट्स भी हैं कि आपके घर पर भी डिलीवरी दे जाएंगे। जी। जो पहले जो लोग थे उनको शराब लेने के लिए शराब के दुकान पे जाना पड़ता था, अब वहां जाने की जरूरत नहीं है, घर के पास ही मिल रहा है, तो उसका इस्तेमाल होना ज्यादा हो गया। तीसरा जो है वो है कि कल्चरली एक्सेप्टेबल कर लिया अब हम लोगों ने। पहले एक बेटे को बाप के सामने सिगरेट पीने में या शराब पीकर के घर आने में शर्म महसूस होती थी, लेकिन आजकल वैसा नहीं है। अब ऐसा लगता है कि पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि थोड़ा बहुत नशा तो हमारा बच्चा करेगा ही, अब तो जमाना ही ऐसा है, अगर ये कुछ भी ऐसा नहीं करेगा तो ये जमाने से पीछे रह जाएगा। इसको अगर फॉरेन कंट्रीज में जाना होगा या इसको बड़े बड़े लोगों के साथ मिलना बैठना होगा तो इसको अल्कोहल तो लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह से थोड़ा बहुत एक्सेप्टेंस पेरेंट्स में भी आ गई है। हालांकि वो जानते नहीं है कि ये चीज आगे भी बढ़ सकती है। किसी चीज की अगर हम चिंगारी शुरू कर दें तो वो आग भी बन सकती है, बट कल्चरली एक्सेप्टेबल है। हमारे कई समाज भी ऐसे हैं, जैसे हमारा जोधपुर बाड़मेर का एरिया है, वहाँ अफीम कल्चरली एक्सेप्टेबल है, घर पे पड़ी है, हर शादी है घर में या कोई डेथ हो गई है तो वहाँ ओपनली अफीम सबको दी जाती है, या बहुत से ऐसे समाज है जो अल्कोहल सबको दिया जाता है। तो ये कल्चरल एक्सेप्टेंस जो है वो इस चीज को आगे बढ़ा रहा है। चौथा जो हमारे युवा पे प्रभाव पड़ रहा है वो आज के सोशल मीडिया का भयंकर रूप से पड़ रहा है। जो हमारी वेब सीरीज हैं या जो हमारी फिल्में हैं, इसमें जो हीरो कर रहा है वो उसको आइडियल मानते हैं। अब अगर हीरो सिगरेट पीने के बाद बहुत तेज बाइक चला करके और उसको कूदा करके और किसी गुंडे से अपनी गर्लफ्रेंड को बचा रहा है तो उसे लगता है कि उसके इस बचाने में इस सिगरेट का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसी के कारण उसमें इतनी ताकत आई, इतनी हिम्मत आई कि वो ऐसा कर पाया। एक जो लास्ट फैक्टर है वो जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी। बहुत लोग जेनेटिकली प्रोन होते हैं, फैमिलीज के अंदर ही नशा चलता रहता है क्योंकि उनकी जीन्स के अंदर होता है कि ये लोग नशा करेंगे। तो ये मोटे मोटे 4-5 कारण है जिसके कारण व्यक्ति नशा करता है। और जब एक बार व्यक्ति नशा करता है तो उसके दिमाग में सडनली डोपामिन की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ती है। दोस्तों, डोपामिन जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर एक ऐसा न्यूरोकेमिकल है, एक ऐसा रसायन है जो हमें खुशी महसूस करवाता है, जो हमें शांति का अनुभव करवाता है, जो हमें रिलैक्स होने का अनुभव करवाता है। और जब व्यक्ति नशा लेता है तो ये सडनली डोपामिन का लेवल इस तरह बढ़ता है, उसको एक्सट्रीम खुशी या शांति महसूस होती है। तो कौन शांति नहीं लेना चाहता, जैसा आपने पहले कहा था। तो उसी शांति का अनुभव बार बार लेने के लिए वो नशे की तरफ प्रेरित होता रहता है और उसकी वो लत बन जाती है। रोमांच की चरम को महसूस करना, उपलब्धता आसानी से हो जाना, सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ना, ये सब कारण नशे को और बढ़ा रहे हैं। हम कैसे पहचाने कि, या कोई माता पिता कैसे पहचाने कि हमारा बच्चा आजकल नशा कर रहा है या उसको लत पड़ गई है? जी देखिए, बच्चे के हर चीज में चेंज आएगा, हमें नोटिस करने की जरूरत है। जैसे उसकी अपीयरेंस में भी फर्क आ जाएगा। अगर बच्चा गांजा पी रहा है, गांजा पी के आने के बाद उसकी आंखें लाल होगी, या बच्चा आपसे पेरेंट से आंख मिला करके बात नहीं करेगा, उनके पास या उनके सामने नहीं बैठेगा, उसे ये डर रहेगा कि मैंने कोई नशा किया है, उसकी स्मेल मेरे पेरेंट्स को नहीं आ जाए, तो वो उनसे आई कांटेक्ट नहीं एस्टेब्लिश करेगा, दूरी बनाएगा। जैसे घर में घुसा, नशा करके आया है, सीधा अपने कमरे के अंदर जाएगा और अंदर से लॉक कर लेगा। उसके नींद के पैटर्न में बदलाव देखने को मिलता है। जैसे अब वो पूरी रात जागता है, सुबह 4-5 बजे तक जाकर के सोता है। जैसे वो रात को 1 बजे खाना खाएगा, जब घर के सब व्यक्ति सो जाएंगे, फिर वो खाना खाएगा, फिर वो छत पे जाएगा। या रात को 10 बजे खाना खाया तो फिर वो घूमने जा रहा हूँ, थोड़ा टहल के आता हूँ कहेगा, जबकि वो जा किस लिए रहा है, पास वाले पान की दुकान पे नशा लेने जा रहा है। या रात को 1 बजे खाना खा के छत पे किस लिए जा रहा है, वहां ऊपर जाकर के सिगरेट पिएगा।
सुबह 4-5 बजे जाकर के ये सोएंगे, घर वाले सब उठ गए तब ये नींद लेंगे, घर वाले सब सो गए तब ये जाग करके काम करेंगे। ये पैटर्न आपको मिलेगा चेंज। घर में खाना पसंद नहीं करेंगे, या खाना लेंगे तो अपने हाथ से लेंगे, किसी और से लेना पसंद नहीं करेंगे, अनयूजुअल टाइम पे खाना खाएंगे। इनके मूड में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, बहुत चिड़चिड़े हो जाएंगे, ये सब अपने हिसाब से चाहेंगे। मेरे रूम के अंदर आप मत आओ, आपको क्या काम है, अंदर आना है तो मुझसे पूछ करके आओ, मेरा बैग आपको क्यों चेक करना है, मेरा मोबाइल आपको क्यों चेक करना है, उस पर लॉक लगा के रखेंगे, आप किसी तरह नहीं खोल सको। हर बात में गुस्सा करना शुरू कर देंगे। उनका बिहेवियर इस तरह चेंज हो जाएगा जैसे वो सोशल गैदरिंग में जाना नहीं चाहेंगे। कहीं शादी में आप कहीं बाहर ले जाना चाहो, 3 दिन के लिए घूमने जाना चाहो, ये मना कर देंगे, क्योंकि इनको पता है फैमिली वालों के साथ जाएंगे तो हम नशा कैसे करेंगे या हमें वहाँ नशा कैसे मिलेगा। तो ये परिवार वालों के साथ घूमने नहीं जाना चाहेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने के लिए इंसिस्ट करेंगे, मैं मेरे दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बार बार पैसों की डिमांड करना। अगर आपके बच्चे की पैसों की डिमांड अनयूजुअली बढ़ गई है, रोजाना ही पैसे मांग रहा है, बार बार नए नए बहाने मांग के, कभी किताबें लेनी है, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, कोई भी बहाने लगा करके बार बार पैसे ले रहा है, तो हमें ज़रूर चेक करना चाहिए कि ये पैसा कहाँ लगा रहा है। अगर इनमें से कुछ भी चेंजेस देखने को हमारे बच्चे में मिल रहे हैं तो हमें समझना चाहिए और सतर्क हो जाना चाहिए कि कहीं कुछ गलत संगत में तो हमारा बच्चा नहीं फंस गया है। व्यवहार में ये कुछ असामान्य बदलाव जो हैं वो इंगित करते हैं कि बच्चा नशा कर सकता है, ऐसी आशंका है। नशे में पड़ने से रोकने के लिए माता पिता या परिवार की भूमिका कितनी है, वो किस प्रकार है? जी देखिए, बच्चा जो होता है बहुत कोमल हृदय होता है, उसको उसके पेरेंट्स ही शेप करते हैं। अब आज की दुनिया में पेरेंट्स के पास ही अपने बच्चे को देने के लिए समय की कमी रह गई है। जो सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस हो गया है कि आजकल पिता अलग और माता अलग रील्स देख रहे हैं और बच्चा चुपचाप बीच में बैठा है। पेरेंट्स वहां होते हुए भी उससे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, उसके साथ जुड़े हुए नहीं है भावनात्मक तौर पे। जो आपस में कनेक्शन की कमी है, बच्चा कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करता है, अपनी परेशानियां शेयर नहीं कर पा रहा है। इसलिए हमें क्या करना होगा कि पेरेंट्स को बच्चों पे नजर रखनी होगी और एक हेल्दी संवाद स्थापित किए रखना होगा। आपस में बैठ करके पेरेंट्स जरूर बात करें रोजाना, चाहे खाने की टेबल पे करें, चाहे रात को सोने से पहले करें। आधे घंटा अपने बच्चों के पास हमेशा बैठिए, उनसे पूछिए आज आपने दिन भर में क्या किया, आज का दिन कैसा रहा, कल के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, कल आप क्या करेंगे, फ्यूचर के लिए आप क्या सोचते हैं। उनसे हर तरह से जुड़े रहें, उनकी हर गतिविधि पर हमारी नजर है, ये चीज उन्हें समझ में आ जानी चाहिए। हमारा समाज क्या है, नशे के बारे में बच्चों से बात ही नहीं करता। बाल मन जो है वो बहुत क्यूरियस होता है जी। वो देखता है कि पिताजी ने सिगरेट फेंकी, पी करके थोड़ा सा टुकड़ा बचा है, मैं भी पी के देखूं इसको क्यों होता है, क्या है, कैसा महसूस होता है, क्योंकि बात नहीं कर रहे। अब अगर पेरेंट्स बात करें बच्चों से कि बेटा समाज में इस तरह के नशे उपलब्ध हैं, इनका ये प्रभाव होता है, आपको अगर कोई भी व्यक्ति नशा लेगा तो ऐसा ऐसा महसूस होता है, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए ही होता है, उसके बाद उसके शरीर पे ऐसे ऐसे दुष्प्रभाव आते हैं जो हमारे लिए ऐसे ऐसे हानिकारक हो सकते हैं, हमारी लाइफ तक स्पॉइल हो सकती है। अगर हमने उसको पूरी जानकारी पहले ही दे दी तो उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे ये चीज नहीं करनी है। एक बार जरूर मुझे ये महसूस करवा सकती है कि बहुत अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे ये नुकसान करेगी। ये मेरे को जानकारी आज है तो मैं इसमें आगे नहीं बढ़ूंगा, पर जानकारी नहीं है, पेरेंट्स ही बात नहीं कर रहे हैं या पेरेंट्स खुद नशा कर रहे हैं, तो फिर वो बच्चा नशा करेगा ही। इस तरह हमें उनसे एक संवाद स्थापित करना है और एक इमोशनल सिस्टम उनको देना है कि आपको अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में, कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी परेशानी है, हम तुम्हारे लिए हमेशा उपलब्ध हैं। आपको नशे की तरफ नहीं बढ़ना है। बस स्ट्रेस है, आप हमें बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं स्ट्रेस मिटाने के लिए आपके दोस्त कह रहे हैं एक सिगरेट पी लो और आप जाके सिगरेट पी लो, वो बिल्कुल गलत है। डॉक्टर साहब, दोस्तों की बात आपने की और मनोविज्ञान कहता है कि जैसी हमारी संगत होती है हम वैसा बन जाते हैं। अगर हमारा बच्चा गलत संगत में फंस गया है तो हमें क्या करना चाहिए, उसे कैसे वहां से निकालना चाहिए? जी, अगर हमारा बच्चा गलत संगत में फंस गया है तो सबसे पहले तो हमें उससे बैठ करके बात करनी चाहिए, उसको बिठाना चाहिए, उस पर गुस्सा नहीं करना है। जहां प्रॉब्लम कहाँ आती है, परिवार वाले ज्यादातर जजमेंटल हो जाते हैं। तूने गलत किया, तू तो है ही बेकार, तूने हमारे परिवार का नाम डुबा दिया, तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया। उसको जजमेंटल हो करके इतना उसको बैड फील करवाते हैं कि उसका मोरल
छोड़ने के लिए अगर कुछ वो बना भी है पॉजिटिव माइंडसेट, तो वो भी उसका डूब जाएगा। उल्टा वो डिप्रेशन में और आता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं गलत हूँ, मैं तो इस परिवार के लायक नहीं हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए। कई बार ऐसे विचार भी बच्चों के अंदर आते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी भी आती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मेरा परिवार मुझे ऐसा कह रहा है कि मैंने ये पाप ही कर दिया है और इसकी कोई माफ़ी नहीं है। तो इस तरह से हमें, जब पेरेंट्स जजमेंटल हो जाते हैं तो बच्चा कभी बाहर उसमें नहीं आ पाता, बल्कि हमें तो उसको इमोशनल सपोर्ट देना है कि बेटा हमें ऐसा लग रहा है कि तू कहीं गलत फंस गया है, वास्तविकता क्या है, अगर तू हमारे साथ शेयर करेगा तो जितनी हमसे हेल्प हो सकेगी इससे बाहर निकलने में, हम हर कदम पे तेरी हेल्प करने को तैयार हैं। तू भी जानता है कि लॉन्ग टर्म पे ये नुकसानदेह है, हम भी जानते हैं, कोशिश तुम भी कर रहे होंगे कि इससे कैसे न कैसे बाहर आ जाएं, नहीं आ पा रहे हो तो हम किस तरह मदद कर सकते हैं। ऐसा पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम किसी बच्चे को मिले तो वो कहेगा हाँ कि मैंने कुछ दिनों से गांजा पीना शुरू किया है क्योंकि मैं बहुत टेंशन में रह रहा था, ब्ला ब्ला। तो बेटा इसको कैसे छोड़ सकते हैं, आपके पास कुछ प्लानिंग है इसको छोड़ने की, या हम कोई पता करें कैसे? हमने पता किया है, ये एक साइकियाट्रिस्ट है, हम इनसे मिल सकते हैं, कुछ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इस तरह से उसको एक पॉजिटिव सिस्टम देना है। अगर बच्चा एक भी दिन बिना नशे के निकाले तो उसके लिए ताली बजानी है पूरे परिवार को कि आपने एक दिन निकाल दिया, ये आपका पहला स्टेप है। पहले स्टेप के बाद दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, और हम हर जगह तुम्हें अप्रिशिएट करते रहेंगे। तो उस तरह उसको पॉजिटिवली मोटिवेटेड रखना है। रिलैप्स भी हो जाए तो भी उस पर कभी गुस्सा नहीं करना है, बल्कि उसे कहना है रिलैप्स होते हैं लेकिन रिकवरी भी हो सकती है। हमें रिलैप्स पे ध्यान नहीं देकर के रिकवरी की तरफ ध्यान देना है। हमसे क्या गलती हुई है उसको देखें और भविष्य में वो वापस नहीं हो उसके बारे में हम प्रण लें और आगे से आगे बढ़ते रहें इस डी एडिक्शन की यात्रा पे। इस तरह उसको पॉजिटिवली और इमोशनल सपोर्ट देते हुए अगर कोई पेरेंट्स बात करते हैं तो डेफिनेटली वो बच्चा नशे से बाहर आता है। भावनात्मक सहारा इसमें बहुत जरूरी है। आपने टेंशन की बात की बीच में कि टेंशन से उसने शुरू कर दिया होगा, क्या वास्तव में इससे टेंशन से मुक्ति मिलती है या मिटती है टेंशन? देखिए, जब कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति एक बार नशा करता है तो उसके दिमाग में कुछ ऐसे न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं जो उसको एक तात्कालिक खुशी या रिलैक्सेशन, शांति का अनुभव कराते हैं। तात्कालिक, फॉर शॉर्ट टर्म, थोड़े समय के लिए करवाते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति हमने देखा बहुत स्ट्रेस में है, नीचे गए पान की दुकान पे जाकर के सिगरेट पी के आ गए, थोड़ा सा वो रिलैक्स महसूस करता है, लेकिन क्या उससे उसकी स्ट्रेस परमानेंटली मिटती है? कभी भी नहीं, क्योंकि बॉडी बाद में इस तरह हैबिचुअल हो जाती है कि अब उसको थोड़ी सी स्ट्रेस होते ही बार बार दिमाग उसको इंडिकेट करेगा कि मुझे नशा लेना है। वो बार बार सिगरेट पीने जाएगा। पहले दिन में एक सिगरेट पीता था, बढ़ते बढ़ते दिन में 2 डब्बी सिगरेट तक पीने लग जाता है। हर छोटी सी स्ट्रेस उसका दिमाग सिगरेट की तरफ उसको लेकर के जाएगा। तो यहाँ स्ट्रेस खत्म तो हुआ ही नहीं, उल्टा हर छोटी स्ट्रेस पे भी अब उस नशे की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। तो कभी भी स्ट्रेस नहीं मिटता है, बल्कि और बुरा स्ट्रेस महसूस होता है जब उस नशे का असर उतर जाता है। जी, नशे के क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, क्या क्या दुष्प्रभाव दिखते हैं किसी किशोर में, किसी युवा में, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, या फिर फैमिली पे भी क्या असर पड़ता है उसके व्यवहार से? जी, नशे का जो प्रभाव है 2 तौर पे हम मान सकते हैं, एक तो शारीरिक दुष्प्रभाव, एक मानसिक दुष्प्रभाव। अब अलग अलग नशे का हमारे शरीर पे अलग अलग दुष्प्रभाव है। जैसे शराब का हम सभी जानते हैं लिवर को खराब करता है, खाना नहीं पचता, पीलिया हो जाता है, उल्टियाँ आने लग जाती है, लिवर फेल हो जाता है या किडनी भी फेल हो जाती है। स्मैक है, लोग बाग स्मैक या सिगरेट, ये चिट्टा, ये सब पी रहे हैं, इससे फेफड़े गलने लगते हैं, धुएं से फेफड़े जो है वो गलने लगते हैं। गांजा या एमडी ये हमारे ब्रेन को परमानेंटली चेंज करते हैं, हमारे न्यूरोकेमिकल लेवल पे परमानेंट चेंज करते हैं, हमारी थॉट प्रोसेस ही बदल जाती है, खास तौर से गांजा। मैंने बहुत से ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिन्होंने लाइफ में एक बार गांजा पिया और उसका ब्रेन इस तरह डैमेज हुआ कि अब उसकी थॉट प्रोसेस पूरी तरह से चेंज हो गई है, वो पहले जैसा रहा ही नहीं। उसको या तो हेलुसिनेशंस होने लग गए हैं, कुछ कानों में आवाजें आ रही है जो उसको डरा रही है, तुझे मार देंगे, तुझे ले जाएंगे, तुझे पकड़ लेंगे, उससे वो भयभीत हो जाता है। ये आभासी आवाजें, जो गांजे का इस तरह दुष्प्रभाव होता है कि आवाज का कोई सोर्स ही नहीं है, कोई उसे नहीं मारना चाहता, लेकिन उसको कानों में ऐसी आवाज आती है और वो उससे भयभीत हो जाता है। या फिर कुछ लोग बहुत तेजी में आ जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, मैं राजा हूँ, मेरी मोदी जी से बहुत जान पहचान है, मेरे पास इतना पैसा है, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ है ही नहीं, एक आभासी दुनिया के अंदर आ जाते हैं। कुछ लोग इतने शांत हो जाते हैं
दिमाग ऐसा हैंग हो जाता है कि वो अपना क्या भला है क्या बुरा है, मुझे नहाना है खाना है, ये भी नहीं सोच पाते, सूने हुए से बैठे रहते हैं। ये भी गांजे के दुष्प्रभाव है। एमडी के भी ऐसे ही दुष्प्रभाव आते हैं कि अब उसके बिना उनका दिमाग ही नहीं काम करता, एकदम बिल्कुल काम करने की इच्छा ही नहीं रहती, उठने की इच्छा नहीं रहती है। तो ये कुछ ऐसे मानसिक दुष्प्रभाव है इन खास तौर से सूखे नशों के। गीले नशे जो अल्कोहल या भांग थी वो रात में लिया, सुबह साफ हो जाते थे, लेकिन ये जो ड्राई नशे हैं ये हमारे युवा के ब्रेन में कुछ ऐसे परमानेंट चेंजेस कर रहे हैं जिनका बुरा असर उनको जिंदगी भर भोगना पड़ सकता है। जी, ये मनोविकार पैदा कर देते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, सामाजिक दृष्टिकोण से हम देखें तो इससे कुसमायोजित या आपराधिक व्यक्तित्व का विकास होने की आशंका रहती है। क्या किशोर अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है इन नशों से? बिल्कुल बढ़ रहा है। जो ये नशा है, अभी जो ड्राई नशे मैंने आपसे बात करी, स्मैक सपोज कोई बच्चा पी रहा है, अब उसको सुबह की स्मैक के पैसे सुबह चाहिए, शाम की स्मैक के पैसे शाम को चाहिए ही चाहिए। नहीं पिएगा तो उसको इतने बुरी तरह से फिजिकल विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं कि उससे रहा नहीं जाता। उसको इतना शारीरिक दर्द महसूस होता है, उसको नींद नहीं आती, उसको डायरिया होता है, बेचैनी होती है, तो उससे रहा नहीं जाता। उसको तो येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से पैसे चाहिए। अब वो पैसे पहले तो घर वालों से मांगेगा, घर वालों ने रोज रोज पैसे देने से मना कर दिया तो दोस्तों से उधार लेगा, दोस्तों ने भी एक सीमा के बाद उधार देना बंद कर दिया, तो अब वो कहाँ जाएगा? अब वो चोरी चकारी छीना झपटी इसी पे ही जाएगा। आज हम जो भी देख रहे हैं अपने आसपास, चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही है, या लेडीज का पर्स खींच करके ले गए, चेन गले की खींच करके ले गए, या वृद्धा कोई रोड पे अकेले चल रही थी उसके कान के टॉप्स खींच लिए, इस तरह से जो भी हो रहे हैं ये सब नशे की प्रवृत्ति की वजह से हो रहे हैं। इनको पैसे चाहिए, पैसे कहीं और सोर्स से नहीं मिल रहे, तो अब ये लूटपाट या चोरी चकारी पर भी आ चुके हैं। तो ये डेफिनेटली हमारे किशोरों में अपराध की प्रवृत्ति को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। इससे आत्महत्या के केस भी बढ़ते हैं। जैसे एनसीआर भी कहती है कि सालाना 10,000 लोग आत्महत्या कर लेते हैं और हर साल 20% इसमें इजाफा हो रहा है। कैसे ये थॉट्स आ जाते हैं उनके दिमाग में? नशा कुछ इस केमिकल चेंजेस कुछ इस तरीके के करता है ब्रेन के अंदर कि वो अपनी एक आभासी दुनिया में चले जाते हैं, वास्तविकता से उनका संपर्क हट जाता है, और उस आभासी दुनिया में उनको जिस तरह के विचार आ रहे होते हैं उनके वशीभूत होकर के वो कुछ बार गलत कदम भी उठा लेते हैं, नशे के अंदर भी उठा लेते हैं। और कई बार जब नशे से बाहर आते हैं और जब उनको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता, उनको इस तरह बताया जाता है कि आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, आप तो रहने के लायक ही नहीं हो लाइफ में, तब भी उस गिल्ट से वो व्यक्ति गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाता है। जब उसको एक सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता तो वो एक हीनता की भावना या डिप्रेशन की भावना में जाता है और वो गलत कदम उठा लेता है। जी, बहुत लोग एक समय के बाद नशा छोड़ना भी चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते हैं, या छोड़ने के बाद वापस शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है और इस रिलैप्स को हम कैसे रोक सकते हैं? जी हाँ, नशा हर व्यक्ति छोड़ना चाहता है। जो भी किसी भी तरीके का नशा कर रहा है उसके दिमाग में हमेशा आता है कि मेरे को इसको छोड़ना है। वो कोशिश भी करता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बिना नशे के रहने की कोशिश करता है, लेकिन उसको बाद में परेशानियां होने लगती है जिसे हम विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। इन विड्रॉल सिम्टम्स के चलते उसे वापस वो नशा लेना ही पड़ता है। विड्रॉल सिम्टम्स है 2 तरह के होते हैं, फिजिकल विड्रॉल सिम्टम्स या मेंटल विड्रॉल सिम्टम्स। फिजिकल विड्रॉल सिम्टम्स में जिस तरह का नशा था उसके अकॉर्डिंग विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति शराब पीता था तो अगर शराब छोड़ेगा तो उसके हाथ पैर कांपेंगे, बेचैनी घबराहट महसूस होगी, उसको नींद नहीं आएगी, या बहुत ज्यादा मात्रा में अगर शराब पीता था तो कई बार मिर्गी के दौरे तक आ जाते हैं। या कोई व्यक्ति अगर स्मैक पीता है या अफीम लेता है तो उसको छोड़ने पर उसको बहुत ज़्यादा शारीरिक दर्द महसूस होता है। रात को पर्टिकुलरली पैरों में इतना दर्द महसूस होता है कि उसको नींद नहीं आ पाती, बड़ा बेचैन रहता है, घूमता फिरता रहता है, दस्तें लग जाती है, आंख से पानी, नाक से पानी, छींकें आने लग जाती है। तो इस तरह के विड्रॉल सिम्टम्स ओपियम या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स में आते हैं। गांजे का विड्रॉल सिम्टम्स मोस्टली साइकोलॉजिकल होता है। उसे ये महसूस होता है कि मेरे को तो स्ट्रेस हो रहा है, गांजा नहीं पिया, स्ट्रेस हो रहा है, दिमाग शांत नहीं हो रहा, मेरा रिलैक्स नहीं हो रहा। तो इस तरह के साइकोलॉजिकल सिम्टम्स विड्रॉल के अंदर आते हैं और ये विड्रॉल सिम्टम्स उसको वापस नशे की तरफ खींचते हैं। अब अगर हमें इस रिलैप्स को रोकना है तो हमें उसकी मदद करनी होगी कुछ समय के लिए। एक तो फैमिली का एनवायरनमेंट इस तरह हो जो उसको इमोशनल सपोर्ट दे, नंबर 1 थिंग, जो सबसे जरूरी है। नंबर 2 थिंग, एक साइकियाट्रिस्ट के पास उस बच्चे को लेकर के जाए।
जो ना सिर्फ उसको कुछ दिनों के लिए दवा दे करके उसके ये जो विड्रॉल सिम्टम्स है इनको कम करेगा, बल्कि उसकी काउंसलिंग भी करेगा, उसको पॉजिटिवली मोटिवेट भी करेगा, उसका लेवल ऑफ मोटिवेशन बढ़ाएगा, उससे रोज बात करेगा, तो वो हाईली मोटिवेटेड रहेगा। बहुत से ऐसे ग्रुप्स भी हैं जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस है या ओपियोइड एनोनिमस है, जो इंटरनेट पे चलते हैं, जहां किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं होती। इनकी अपनी एक इंटरनेट पे मीटिंग होती है, ये लोग मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि उनकी डी एडिक्शन की जर्नी कैसी रही, किस तरह उन्हें हेल्प मिली, क्या उन्होंने काम किया जिससे वो वापस नशे की तरफ नहीं गए। तो एक दूसरे की जो जर्नी है उसको जब वो जानते हैं तो वो भी सीखते हैं कि मुझे भी लाइफ में ऐसा करना है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता है तो मैं उनसे हमेशा पूछता हूँ कि ये कितने बजे अल्कोहल लेते हो, कि साहब शाम को 7 बजे। मैं तो उनको कहता हूँ घड़ी हटा दो, जिस घड़ी में आप देखते हो कि शाम की 7 बजे उस घड़ी हटा दो, ताकि आपको 7 बजने का पता ही नहीं चले और आप अल्कोहल लेने नहीं जाओ। घर से वो ग्लास हटा दो, उन दोस्तों के पास जाना बंद कर दो, उनके फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दो जो आपको नशा करने के लिए प्रेरित करते हैं, बुलाते हैं, मैसेज करते हैं। जो नशे से संबंधित सामान है उसको हमारी मेमोरी में आने ही नहीं देना है। इस तरह हम उसके आसपास एक ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें नशे से संबंधित कोई चीज़ नहीं हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव बुक्स, ये सब जो हों, और उसको एक मोटिवेशन हमेशा देते रहें, तो उसको रिलैप्स होने से रोका जा सकता है और उसे जीवन की मुख्य धारा में वापस लाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, किशोर अवस्था में जब लोग उथल पुथल के दौर से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप उनको? मेरा सभी जो यंग पॉपुलेशन है, युवा है, बच्चे हैं, खास तौर से जो 9, 10, 11, 12 या कॉलेज में जा रहे हैं, उनसे बहुत क्लियर मैसेज है, चाहे आपके दोस्त आपको कितना ही नशे के बारे में बहुत अच्छे प्रभाव बताएं, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी फैमिली आपके लिए आपका घर पे वेट कर रही है। ये नशा करके आपको अंत में घर ही जाना है, और आज नहीं तो कल आपके पेरेंट्स को इसके बारे में पता चल ही जाएगा। और किसी के घर में नशा करता हुआ बच्चा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कोई भी पेरेंट्स स्वीकार नहीं करेंगे कि उसका बच्चा नशा कर रहा है। तो ये जो आपके दोस्त आपको क्षणिक प्रभाव उसके इस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, ये वास्तविकता में अपना एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, उस ग्रुप को बढ़ाना चाहते हैं कि मैं अकेला ही क्यों सिगरेट पीऊं, दोस्तों के साथ पीऊंगा, मेरा ग्रुप ज़्यादा बड़ा हो, बहुत से मेरे फ्रेंड्स हों। तो ये कुल मिलाकर के अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, लेकिन आपका भी नुकसान कर ही देंगे। हमें इस चीज़ से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। कॉलेज या स्कूल हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ना कि नशा करना सीखने के लिए। वो नशा करना सीखने की जगह नहीं है। नशा लाइफ में कहीं भी फायदेमंद नहीं है। जो क्षणिक आपको रिलीफ महसूस होता है, वो रिलीफ लाइफ में आपके लिए बाद में बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। पहले आप हाई होने के लिए नशा लेते हैं, बाद में ऐसी स्थिति भी आएगी कि आप नशे की अनुपस्थिति में इतने लो महसूस करेंगे, इतने डिप्रेस्ड महसूस करेंगे कि आपको नॉर्मल होने के लिए भी नशा लेना पड़ेगा कि अगर नशा नहीं लूंगा तो मैं नॉर्मली नहीं बिहेव कर पाऊंगा, मैं इतना सुस्त हो जाऊंगा, इतना थकान महसूस करूंगा, इतना उदास दिखूंगा, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। रूटीन वर्क भी करना है तो मुझे नशा लेना ही पड़ेगा, ये मजबूरी हो जाएगी। इस दूरगामी दुष्प्रभाव को हमेशा दिमाग में ध्यान रखते हुए हमें हमारे भविष्य के बारे में आज इन्वेस्टमेंट करना है। बच्चों, ये पढ़ने का समय है, ये जो 4-5 साल का समय है, इसको आप सीरियसली पढ़ते हुए बिता दो, आपकी पूरी लाइफ बहुत आसानी से गुजर जाएगी। लेकिन अगर इन 4-5 सालों में आपने मस्ती करते हुए गुजारा तो आपकी पूरी लाइफ दुविधा में फंस जाएगी। कभी भी नशे की तरफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ना है। 1% भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इतना भी नहीं सोचना कि मेरे दोस्त ले रहे हैं तो मैं भी लेकर के देखूं। दोस्त ले रहे हैं, ये उनका डिसीजन है और वो गलत डिसीजन है। मेरा डिसीजन क्लियर होना चाहिए। मुझे कोई भी दोस्त कहे पी के देख ले, क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, या एक बार में कहाँ नुकसान करती, उन्हें क्लियर मैसेज करें। नुकसान तो एक बार में भी करती है और लत भी एक बार से ही शुरुआत होकर के पड़ती है। मुझे इस दलदल में बिल्कुल भी नहीं जाना। हमारी दोस्ती एक तरफ है, नशा एक तरफ है। अगर नशे से दोस्ती हो तो मुझे ये दोस्ती मंजूर नहीं है। ये क्लियर मैसेज होना चाहिए बच्चों के दिमाग के अंदर। डॉक्टर साहब, अच्छी आदतें, अच्छी संगत हमें एक अच्छा नागरिक बनाएगी, अच्छा समाज हम बना पाएंगे और अच्छा राष्ट्र बनेगा। आप स्टूडियो में आए, आपने इस ज्वलंत मुद्दे पे इतनी सटीक जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।